Hello everyone, we are going to start part 3 of our class 9th NCERT History Chapter 1 The French Revolution। इससे पहले का चैप्टर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो देखो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि फ्रांस की जो सिचुएशन थी ना वो खराब हो रही थी। तो देखो अब ये फ्रांस की सिचुएशंस खराब होती जा रही थी तो लुई 16 ने ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था लेकिन फिर भी देखो किंग ऑफ प्रूजिया के साथ ना वो नेगोशिएशंस में चले गए थे। तो जो रूलर्स थे ना फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज के उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ना ये जो फ्रांस में डेवलपमेंट्स होती जा रही है ना मतलब ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है 1789 से इसको वो शांत करेंगे। तो इसके लिए वो कुछ ट्रूप्स को मतलब सैनिकों को ना फ्रांस के अंदर भेजेंगे। तो ऐसा होता है इससे पहले जो नेशनल असेंबली बनी थी ना फ्रांस में उन्होंने वोट किया अप्रैल 1792 में कि एक वॉर होनी चाहिए प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो लगभग हजारों वॉलंटियर्स आए अलग अलग प्रोविंसेस से इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। उन्हें लगा कि ये जो वॉर है ना ये लोगों की वॉर है किंग्स और अरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट पूरे यूरोप में। तो काफी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो थे ना वो उस टाइम पर जैसे कि मार्सेलेज हो गए इसको कंपोज किया था पोएट रॉजर डी लाइजल ने। तो ये सॉन्ग्स उस टाइम गाए जाते थे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स थे। और ये जो मार्सेलेज सॉन्ग था ना इसको सबसे पहले जो वॉलंटियर्स थे ना मार्जिल्स से जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे तब उन्होंने गाया था। तो इसको इसी लिए इसका नाम मिला मार्जिलेज। अब मार्जिलेज जो है ना वो आज के डेट में नेशनल एंथम है फ्रांस का। तो ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स होती थी इतनी सारी इनके कारण लॉसेस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आती थी लोगों को। तो जो मेन थे आदमी लोग वो तो फाइटिंग के लिए चले जाते थे वॉर में लड़ने के लिए। तो जो वुमेन थी उनको ये एक आजीविका कमाने का मतलब इस तरह के काम और पूरी फैमिलीज को संभालने का काम उन पे था। तो जो लार्ज सेक्शन था ना पॉपुलेशन का वो इस बात से एग्री करने लग गया था मतलब मान चुका था कि रेवोल्यूशन को आगे चलते रहना चाहिए क्योंकि ना जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसको उससे ना पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिच सेक्शन को मिलता था सोसाइटी के। तो पॉलिटिकल क्लब्स जो होते थे वो भी उधर ना रैली होती थी तो वो काफी इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट्स बन गए थे उन लोगों के लिए जिनको भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिस्कस करनी होती थी और आगे के एक्शंस को प्लान करना होता था। तो इन्हीं क्लब्स में से ना एक बहुत फेमस और सक्सेसफुल क्लब था जकोबिन्स का। तो देखो इसको इसका नाम कैसे मिलता है। तो ना एक सेंट जकोब जो थे ना पेरिस से तो उनका जो कॉन्वेंट था मतलब कॉन्वेंट एक ऐसी जैसे हिंदू धर्म में मठ होता है ना तो कॉन्वेंट भी एक इस तरह की रिलीजियस बिल्डिंग होती है। तो उस कॉन्वेंट से इसका नाम आता है जकोबिन्स। वेमेन भी थी ना वेमेन भी इस पीरियड में काफी एक्टिव थी और उन्होंने अपने अपने क्लब्स बना लिए थे। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं वेमेन्स के बारे में भी। तो जो जकोबिन क्लब के मेंबर्स थे ना वो यूजुअली थोड़ा सा ना कम प्रोस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे सेक्शन के सोसाइटी के। उनमें स्मॉल शॉपकीपर्स आ जाते थे आर्टिसंस जैसे कि शू मेकर हो गए पेस्ट्री कुक्स हो गए वॉच मेकर प्रिंटर वगैरह हो गए सर्वेंट और डेली वेज वर्कर हो गए ये सब आते थे जकोबिन्स के मेंबर इस तरह के लोग थे। और इनके लीडर कौन थे इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो एक लार्ज ग्रुप जो था ना जकोबिन्स का उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ना लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे जैसा ना डॉक वर्कर्स पहनते हैं ये फिगर में दिखाया हुआ है। तो देखो ये उन्होंने क्यों किया था ऐसा उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो फैशनेबल सेक्शन था ना सोसाइटी का स्पेशली नोबल्स वो ना नी ब्रीचेस पहनते थे। तो उनसे थोड़ा अलग लगने के लिए इन्होंने इस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। तो देखो वो क्या करते थे इस तरह से जो नी ब्रीच वाले ये कपड़े पहनते थे ना एक तरह से जो उनकी पावर थी ना उसके एंड को दर्शाने का तरीका था ये कि अब उसका एंड हो चुका है ये घोषित करना चाहते थे वो। और वो अलग कपड़े इस तरह से पहनते थे। जकोबिन्स को देखो सांस कोलोटिस कहा गया। इसका मतलब होता है कि जिन्होंने नी ब्रीचेस नहीं पहना हुआ दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सांस कोलोटिस मेन जो थे ना वो साथ ही में रेड कैप भी पहन लेते थे जो कि लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी वेमेन नहीं पहनती थी ये रेड कैप। तो देखो 1792 की समर्स में क्या हुआ जकोबिन्स ने ना एक जो पेरिसियंस थे ना पेरिस के लोग उनके खिलाफ एक विद्रोह प्लान कर दिया क्योंकि इनमें थोड़ा सा ना जो शॉर्ट सप्लाई थी या फूड का ज्यादा प्राइस था इसको लेकर गुस्सा था। तो अगस्त 10 की मॉर्निंग पे ना 10th अगस्त की मॉर्निंग पे उन्होंने जो पैलेस ऑफ द टुइलरीज है ना उस पर अटैक कर दिया। और किंग के जो गार्ड थे सैनिक उनको मैसेकर कर दिया मतलब मार दिया। और किंग को भी कुछ घंटों के लिए उन्होंने होस्टेज रख लिया मतलब बंदी बना के रख लिया। और फिर बाद में देखो असेंबली ने वोट किया कि ना रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दो जेल में डाल दो। तो इलेक्शंस हुए। तो अब देखो 21 ईयर्स से ज्यादा के जो मैन होते थे ना इलेक्शन सब होते थे ना तो 21 ईयर से ज्यादा के जो मैन होते थे बस वो वोट कर सकते थे
उनकी कुछ भी वेल्थ हो वो वोट कर सकते हैं। तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनेगी, अब उसको नाम क्या दिया, कन्वेंशन। तो 21 सितंबर 1792 को ना उन कन्वेंशन ने मोनार्की को अबोलिश कर दिया, मतलब लुईस 16 अब किंग है, उनका राज नहीं चलेगा। ये मोनार्की उन्होंने अबोलिश कर दी और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। तो अब हमें पता ही है कि रिपब्लिक एक इस तरह की गवर्नमेंट होती है जहां पर ना लोग अपने मन की गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो जो हेड होता है ना गवर्नमेंट का, उसको भी लोग ही इलेक्ट करते हैं। तो कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती इसमें। तो लुईस 16 को देखो आगे क्या हुआ। लुईस 16 के साथ, लुईस 16 को ना कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया चार्ज ऑफ ट्रेजन को लेकर, मतलब उन पे राजद्रोह का इल्जाम लगा और उनको डेथ डेथ बता दी, उनकी डेथ इशू कर दी। तो 21 जनवरी 1793 को ना पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, मतलब पब्लिकली मारा गया लुईस 16 को। किस जगह पर, पैलेस देला कॉनकॉर्डे। तो देखो उनके बाद क्या हुआ, क्वीन मैरी एंटोइनेट, मतलब जो उनकी वाइफ थी, उनका भी सेम फेट था, मतलब उनको भी इसी तरह से एग्जीक्यूट किया गया कुछ टाइम के बाद ही। द रीन ऑफ टेरर, तो अब हम पढ़ चुके हैं कि ना क्वीन, ये जो किंग थे लुईस 16, इनको एग्जीक्यूट कर दिया। तो उसके बाद देखो ये जो पीरियड था ना 1793 से 1794 का, इस पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमने जोकोबियंस का क्लब पढ़ा, जोकोबियंस का, तो उनके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तो इन्होंने ना एक ऐसी पॉलिसी ली हुई थी कि ये काफी कंट्रोल करते थे और पनिशमेंट बहुत ज्यादा बेकार देते थे। तो देखो जो भी इनको एनिमी लगता था ना रिपब्लिक का, उसमें आ जाते हैं एक्स नोबल्स या क्लर्जी हो गए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी हो गए, उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर हो गए, जो भी रॉबेस्पियर के मेथड से एग्री नहीं करते थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था, मतलब जेल में रखा जाता था। और फिर एक अलग तरह की कोर्ट थी जो कि स्पेसिफिक मुद्दों पे डील करती थी। उस कोर्ट में उनका ट्रायल चलता था, अगर कोर्ट को वो गिल्टी लगे तो उनको गिलोटीन कर दिया जाता था। गिलोटीन, गिलोटीन क्या होता है, गिलोटीन ना एक डिवाइस होता है जिसमें दो खंबे टाइप के होते हैं और बीच में एक ब्लेड होता है। फिर व्यक्ति जो होता है उसमें उसका हेड फंसाया जाता है और फिर उस ब्लेड को छोड़ दिया जाता है तो वो उसका सिर कट जाता है। गिलोटिन ना इस तरह का डिवाइस होता है, तो इसको नाम डॉक्टर गिलोटिन ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए इस डिवाइस को भी गिलोटिन ही कहते हैं। तो रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी ना, तो इसने लॉज इम्पोज कर दिए, किस तरह की, जिस तरह वेजेस या प्राइसेस पर भी इन्होंने मैक्सिमम बता दिया कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मीट और ब्रेड थे, इनको राशन करना शुरू कर दिया था। पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो सारे के सारे ग्रेन को सिटीज तक ट्रांसपोर्ट करे और फिर जो गवर्नमेंट एक फिक्स्ड प्राइस देती है उस पर इसको बेचे। तो जो वाइट फ्लोर था ना, जो महंगा होता था, उसका उसको बंद कर दिया इन्होंने। सभी सिटीजन्स को अब पेन डेगलेट, ये जो इक्वालिटी ब्रेड होता है इसको खाना है, ये खाना है सिर्फ, ये एक होल व्हीट का लोफ होता है। इक्वालिटी देखो किस तरह से थी। अब स्पीच में भी, एड्रेस में भी, हर तरह से इक्वालिटी होनी चाहिए, इस तरह का इन्होंने कह दिया था। तो देखो जो ट्रेडिशनली वहां पर बोला जाता था सर मैडम के लिए मॉन्स्यूर या मैडम में, अब ये नहीं बोला जाएगा। सभी जो है ना अब वो सिटोयन या सिटोयन है, मतलब सिर्फ सिटीजन्स। अब ये अलग से टाइटल्स हटा दिए थे। चर्चेस को भी बंद कर दिया और जो बिल्डिंग्स थी ना चर्चेस की, उनको बैरक्स या ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो रॉबेस्पियर जो थे, इन्होंने अपनी ये पॉलिसीज इतनी मतलब धड़ल्ले से चालू रखी कि इनके जो खुद के सपोर्टर थे ना वो भी कह रहे थे थोड़ा मॉडरेट हो जाओ आप, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हो। तो फाइनली ये सब चलने नहीं दिया उन्होंने। एक कोर्ट थी, कोर्ट ने ना इनको कन्विक्ट किया जुलाई 1794 में, इनको अरेस्ट किया और इनको भी गिलोटिन पर ही भेज दिया। इनका भी सेम फेट रहा। व्हाट इज लिबर्टी, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। तो देखो अभी हमने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में पढ़ लिया। अब एक ये जर्नलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, कैमिले डेस्मोलिन्स। तो ये ना ऐसा लिखते हैं 1793 में, ही वॉज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर द रीन ऑफ टेरर। तो देखो कुछ लोग जो है ना, इनका मानना है कि लिबर्टी एक बच्चे की तरह है जो ना एक डिसिप्लिन के फेज से पास होएगी जब तक ये मेच्योरिटी नहीं अटेन कर लेती। लेकिन इसके उल्टा है। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी हैप्पीनेस है, रीजन है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, राइट्स की डिक्लेरेशन है। तो वो कह रहे हैं, ये एक तरह से रॉबेस्पियर के बारे में लिख रहे हैं कि तुम चाहते हो कि तुम अपने सभी एनिमीज को गिलोटिन करके फिनिश कर दो। तो ये तो सेंसलेस सी बात है। अगर तुम एक व्यक्ति को भी इस तरह से फांसी के तख्ते पर चढ़ाते हो
तो तुम एनिमीज खत्म कर रहे हो, लेकिन किसी एक को अगर जब फांसी के तख्ते पे चढ़ाते हो तो तुम वास्तव में तो 10 और दुश्मन बना रहे हो, क्योंकि उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड है वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। तो देखो 7 फरवरी 1794 में ना रॉबेस्पियर ने एक स्पीच दी थी कन्वेंशन में। तो देखो उसको स्पीच को ना न्यूज़पेपर ला मोनिट्यूर यूनिवर्सल में छापा गया था। तो देखो ये उस स्पीच का एक्सट्रैक्ट है। ऐसा ये रॉबेस्पियर के व्यूज थे कि डेमोक्रेसी को मजबूती देने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए ना, एक ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है उनका पीसफुल रूल आ सके, हमें ना सबसे पहले ये जो वॉर हो रही है ना, दुख और पीड़ा के अगेंस्ट लिबर्टी की जो वॉर है, इसको फिनिश करना पड़ेगा। जितने भी हम रिपब्लिक के एनिमीज है, चाहे वो घर पे है चाहे बाहर है, उन सबको मारना पड़ेगा या फिर हमें मर जाना चाहिए। रेवोल्यूशन के टाइम पर ना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेरर में रह सकती है। टेरर है क्या? टेरर न्याय ही है। स्विफ्ट मतलब थोड़ा सा चेंज है जो इनफ्लेक्सिबल टाइप का है, और इसका यूज होगा क्योंकि जो फादरलैंड है, मतलब वो फ्रांस को रेफर कर रहे हैं, इसकी जो अर्जेंट नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। एनिमीज जो है लिबर्टी के, उनको मारने के लिए जो रिपब्लिक के संस्थापक है, फाउंडर है, उसके पास अधिकार है कि वो टेरर का यूज कर सकता है। तो इस तरह के व्यूज थे रोबेस्पियर के, और इसके विरोध में व्यूज थे इनके, डेस्मोलिन के। अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। तो देखो जकोबियन गवर्नमेंट का फॉल हो गया था, तो इसके कारण क्या हुआ, जो वेल्दियर मिडिल क्लास था ना, अब उन्होंने पावर सीज कर ली थी। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसको देखो, जिसने नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शंस जो थे ना, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके वोट को डिनाई कर दिया। और इसमें देखो दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। फिर इन्होंने देखो एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया, एक एग्जीक्यूटिव जो कि 5 मेंबर से बनती है। और देखो इसका काम क्या था, इसका काम था कि ये जो हो जाता है ना कभी कभी कि एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी पावर आ जाती है, ऐसा नहीं होने देना, ये इसका काम था। जैसे जकोबियंस के केस में सारी पावर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पे आ गई थी, लेकिन फिर भी देखो ये जो डायरेक्टर्स थे ना, इन्हीं का आपस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कभी कभी झगड़ा हो जाता था। तो इसके कारण कभी कभी काउंसिल डिसमिस भी हो जाती थी। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ना डायरेक्टरी की, इसके कारण एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ। तो ये जितने भी चेंजेस थे ना गवर्नमेंट में, तो इससे जो आइडियल्स मिलते हैं फ्रीडम के, इक्वालिटी के, इक्वालिटी बिफोर लॉ के या फ्रेटर्निटी के, ये सब आज भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो फ्रांस में हुए और दूसरे यूरोप में हुए, उस टाइम तक इन्होंने आइडियल स्थापित कर दिए थे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो पूरा कर रहे हैं। अब चैप्टर के आगे का हिस्सा हम पार्ट 4 में करेंगे।